हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। बोला गया है निम्नलिखित स्थितियों में निम्न किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं नीचे। ठीक, यहाँ पे हमने एक लिया है, अगले पेज में और प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि यहाँ नीचे हमें कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और इन स्थितियों में हमें बताना है कि कौन सी सूची एपी को फॉलो करती है और क्यों फॉलो करती है, एपी है और क्यों है। ठीक, तो देखिए पहला नंबर बोला गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया। एक टैक्सी है, उसका किराया कैसे लगता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। ये बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है, फिक्स है। ठीक, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अब इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। तो चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। यहाँ पर देखिए हम एक कोई दूरी ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक टैक्सी है जो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है यहाँ से और ऐसे चलती है। ठीक, यहाँ मान लीजिए ए से 1 किलोमीटर, इस दूरी तक 1 किलोमीटर तक 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये किराया। टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपये है। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। अब 1 किलोमीटर के आगे हम जाएंगे तो अब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये। इसी तरह से 1 किलोमीटर के बाद हम दूसरा किलोमीटर पे पहुँचे तो हमारा कितना हुआ, 15 में 8 जुड़ गया। ठीक, प्लस 8 रुपये हो गया। तो 15 8 कितना हो जाएगा, प्लस 8 रुपये जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना हो गया, 15 8 23 रुपये। ठीक, अब देखिए अब पुनः हम यहाँ पर मान लीजिए 3 किलोमीटर पहुँच गए तो तीसरे किलोमीटर का पुनः किराया कितना रुपये हो गया, 2 किलोमीटर के बाद 2 से 3 किलोमीटर के बीच में 8 रुपये लगा। तो इस तरह से पूरा किराया कितना हो गया, 23 में अब 8 जोड़ देंगे, प्लस 8 कर देंगे तो 23 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपये। इसी तरह से आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों अब इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं हल के रूप में। देखिए हम हल के रूप में लिखेंगे, हल लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये है। ठीक, तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये है। तब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर एक श्रृंखला, तब हमें एक सीरीज, इस प्रश्नानुसार हल करने पर हमें सीरीज क्या प्राप्त हो रही है। देखिए प्रथम किलोमीटर का 15 रुपये, तो 2 किलोमीटर का 23 रुपये हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 31 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से श्रृंखला हमें क्या प्राप्त हो रही है, 15 में हम 8 अब 8 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 23। अब 23 इसके आगे पुनः हमें 8 रुपये देना पड़ेगा किराया, तो कितना हो गया, 31। अब 31 से के आगे अगले किलोमीटर के लिए पुनः 8 जोड़ेंगे तो 31 8 कितना हो जाएगा, 39। इसी तरह से आगे। ठीक, अब हमें बताना है कि यह जो श्रृंखला संख्याओं की सूची हमें प्राप्त हो रही है प्रश्नानुसार, वह एक एपी है या फिर नहीं है, समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होता है, यहाँ अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम देखेंगे इन संख्याओं की सूची में a2 - a1 ज्ञात करेंगे। क्या आता है, a2 क्या है, 23 - 15 बराबर कितना होगा, देखिए 8 होगा।
इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 31, 31 माइनस 23, 31 में 23 घटाएंगे 8 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 का मान 8 है, A3 माइनस A2 का मान 8 है, मतलब दो क्रमागत लगातार पदों का अंतर कितना है 8 है, और यह अंतर क्या कहलाता है D कहलाता है, सार्वंतर। तो हम देख रहे हैं कि सार्वंतर यहाँ पे चूंकि क्या है समान है, इसलिए यह कथन के द्वारा प्राप्त श्रृंखला एक AP बनाएगी। तो लिख देंगे चूंकि सार्वंतर D एक समान है, इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोला गया था AP हो तो बताइए और क्यों। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्यों, क्योंकि दो पदों क्रमागत पदों का अंतर क्या है 8 8 8 बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है सर्वांतर यहाँ पे एक समान है, इसलिए यह सीरीज क्या है एक AP की सीरीज है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट का दूसरा नंबर क्या दिया गया है, बोला गया है किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक सिलेंडर में हवा भरी गई है, एक बेलन सिलेंडर में हवा उपस्थित है और एक वायु निकालने वाला पंप, ठीक, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग हवा निकालता है, हवा बाहर निकालता है। तो हमें बताना है कि यह प्रश्नानुसार जो एक श्रृंखला हमें प्राप्त होगी वह AP में है या फिर नहीं है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। हम मान लेंगे कि माना बेलन सिलेंडर में हवा की मात्रा कितनी है, हवा की मात्रा बराबर 1 इकाई है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर दिया गया है, इस सिलेंडर में हवा की जो पूरी मात्रा कितनी है 1 इकाई है। यूनिट हमें नहीं दी गई है इसलिए हम इकाई मान रहे हैं, 1 इकाई है। तो इस प्रकार से A1 पहली बार हवा कितना है पूरा 1 है, तो हम लिख देंगे 1। ठीक, A1 का मान 1 हो गया। तथा अब प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार A2 बराबर क्या होगा, बोल रहा है कि अब टोटल हवा जो थी उसमें का 1/4 भाग हमने निकाल दिया, तो 1/4 निकालेंगे कितना होगा 4 एकम 4, 4 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 3/4 बचेगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अब इसके आगे, अब इस बेलन में हवा कितना बचा 3/4 भाग बचा। अब बोल रहा है कि अब जो शेष हवा बच रही है उसमें से भी प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाला जा रहा है, पुनः 1/4 भाग निकालेंगे हम। तो A2 अब A3 तीसरी बार हवा कितना बचेगा 3/4, 3/4 का पुनः 1/4 भाग निकाल लिया गया। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हवा निकाला, हवा निकाला। अब देखिए इस सिलेंडर में हवा दूसरी बार कितनी बची हुई है 3/4 भाग हवा बची हुई है। अब 3/4 भाग में से भी इसमें से इसका 1/4 भाग हवा निकाल दिया गया, तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 3 एकम 3, 4 चौक 16, 3/16, 3/16 भाग हवा अगली बार अब इसमें से निकाल दिया गया। तो हम लिखेंगे अब A3 का मान क्या होगा, A3 बराबर होगा, देखिए टोटल हवा कितनी थी 3/4, 3/4 में से 3/16 निकाल लिया गया, 3/16। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 4 चौक 16, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे 4 3 12 होगा, माइनस 16 एकम 16, 1 आया, 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा। इस प्रकार से कितना आ गया 12 में 3 घटाएंगे 9, 9/16 आ गया। ठीक, अब इस तीसरी बार इस सिलेंडर में हवा कितनी बची है 9/16 भाग बची हुई है। अब पुनः इसका कितना निकाला जा रहा है 1/4 भाग, तो हम पुनः लिख देंगे हवा निकाला, हवा निकाला। पंप
द्वारा हवा निकाला गया है कितना, 9/16 का 1/4 भाग। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा, 9 एकम 9, 16 चौको 64 आ जाएगा। ठीक, अब फिर A4 का मान क्या होगा, तब शेष हवा कितनी बची, हम लिख देंगे A4 बराबर 9/16 में से 9/64 भाग हवा निकाल लिया गया। तो हम लिखेंगे 9/16 माइनस 9/64, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16 64 का एलसीएम 64 आएगा। अब 16 चौको 64, 4 आया, 4 में 9 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36 माइनस यहाँ पे 64 एकम 64, तो 9 आ जाएगा। हल करेंगे कितना आ गया, 36 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25। 36 में 9 घटाएंगे 27 आएगा, 27/64 इतना। तो देखिए यहाँ पे हमें श्रृंखला क्या मिल रही है, एक सीरीज क्या मिल रही है, श्रृंखला सीरीज हमें क्या क्या प्राप्त होती है, A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या हमें प्राप्त है 3/4, और A3 का मान क्या है 9/16, और इस प्रकार से A4 का मान क्या है 27/64। तो हम देख रहे हैं इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। प्रत्येक बार अब 27/64 में से हम 1/4 भाग हवा निकालेंगे तो आगे की संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो अब हमें चेक करना है कि जो प्रश्नानुसार श्रृंखला हमें प्राप्त हुई है यह एक AP समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान क्या है, मतलब दूसरा पद क्या है 3/4, तो लिखेंगे 3/4 माइनस A1 का मान क्या है 1 बराबर A3 का मान क्या है 9/16 माइनस A2 का मान क्या है 3/4 और इसके बराबर होता है D। ठीक, तो चलिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 कितना आ गया -4, तो 3 में -4 घटाएंगे कितना आएगा -1/4, और इधर हल करेंगे तो कितना है 16, 16 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 16 एकम 16 तो 9 आ जाएगा, -4 चौक 16 4 आया, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12 होगा। इस प्रकार से -1/4 बराबर -3/16 आएगा। तो देखिए दोनों पक्ष -1/4 इधर प्राप्त हो रहा है और इस साइड हमें -3/16 प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो इस प्रकार से यह एक समांतर श्रेणी की सूची नहीं होगी। तो लिख देंगे प्राप्त श्रृंखला एक समांतर श्रेणी की सूची नहीं है। अतः लिख देंगे अतः यह एक AP नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार से चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। देखिए फर्स्ट का तीसरा नंबर क्या दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कुआं की खुदाई करने में टोटल लागत कितनी आ रही है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना है 150 रुपये है, और इसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपये बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम मीटर 1 मीटर की खुदाई करने के लिए 150 रुपये चार्ज लग रहा है, और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रत्येक मीटर की खुदाई का चार्ज ओनली अब 50 रुपये लगेगा। तो चलिए हमें यहाँ से एक श्रृंखला प्राप्त होगी, हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग हल करेंगे, हम लिखेंगे प्रथम, यहाँ पे हमें दिया गया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत। तो देखिए 1 मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है 150 रुपये है, तो लिखेंगे 150 रुपये। अब प्रश्नानुसार दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रथम मीटर के लिए 150 रुपये लग रहा है। अब इसके बाद अगर हम खुदाई करवाते हैं तो प्रत्येक मीटर खुदाई का चार्ज कितना लग रहा है 50 रुपये वृद्धि हो रही है, अर्थात 1 मीटर का 150 रुपये है
तो अब इसके आगे अगला मीटर के लिए क्या होगा, 50 इसमें जुड़ जाएगा, 50 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब इसी प्रकार से तीसरे मीटर लिख देंगे। तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, अब दूसरे मीटर तक हमें कितना प्राप्त हुआ, 200। 200 अब 50 रुपये पुनः चार्ज बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिख देंगे चौथे। अब चौथे मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, देखिए तीसरे मीटर तक कितना है, 250 रुपये। अब इसमें 50 रुपये की वृद्धि पुनः हो जाएगी, 50 रुपये हम पुनः जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक श्रृंखला प्राप्त होगी। प्रथम मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए 200, तीसरे मीटर के लिए 250, चौथे मीटर के लिए 300, इसी तरह से आगे। ठीक, तो हमें यहाँ एक श्रृंखला प्राप्त हो रही है, हम लिख देंगे श्रृंखला। हमें एक सीरीज प्राप्त हो रही है, लागत की क्या है, 150, 200, 250, 300, इसी तरह से आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब बोला जा रहा है कि प्रश्न कथन जो दिया गया हमें, इसके अनुसार जो श्रृंखला हमें प्राप्त हो रही है यह एक एपी बनाती है या नहीं, एक समांतर श्रेणी बनाती है या फिर नहीं। तो देखिए हम इसको चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होने के लिए शर्त क्या होता है, दो पदों का अंतर एक समान होना चाहिए। मतलब दूसरे पद में हम पहला पद घटाएंगे, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर होना चाहिए, 3 माइनस a2। ठीक, और इसके बराबर इसको क्या बोलते हैं, समान अंतर को सार्वांतर बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तब एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या आता है। a2 का मान क्या है, 200। देखिए प्रथम पद, दूसरा पद, a2 क्या है, दूसरा पद है, a1 पहला पद है, a3 क्या है, तीसरा पद है, इस प्रकार से आगे। तो देखिए a2 का मान हमने 200 रख दिया, माइनस a1 का मान कितना दिया है, 150 बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, a2 का मान कितना दिया है, 200 माइनस a1 का मान 150। इसको हल करेंगे, 200 में 150 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। अब बराबर इस साइड देखते हैं, a3 का मान कितना है, 250 माइनस a2 का मान कितना है, 200। अब 250 में 200 घटाएंगे कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखिए दोनों साइड हमारा बराबर आ गया, 50 बराबर 50। तो हम लिख देंगे, और यह किसको दर्शाता है, डी को, सर्वांतर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस दी गई श्रृंखला का सर्वांतर क्या है, डी है, जो कि 50 बराबर 50 बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ सर्वांतर डी एक समान है, अतः कथनानुसार जो कथन हमें दिया गया है या प्रश्नानुसार श्रृंखला, कथनानुसार प्राप्त श्रृंखला एक एपी है, मतलब एक समांतर श्रेणी बना रही है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी तरह से चौथा नंबर हल करेंगे। चलिए चौथा नंबर हल करते हैं हम लोग। अगला देखिए, पहला का चौथा नंबर दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि हमें 10,000 राशि दी गई है, मतलब मूलधन का मान दिया गया है 10,000, और 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें यहाँ पे, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि चूंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा
1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, समय मतलब वर्ष, ठीक। अर्थात इसको हम लोग 60 में लिखते हैं। अर्थात मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा, मूलधन पी होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस दर यदि आर है तो आर अपन 100 की पावर समय को एन से या फिर टी से दर्शाया जाता है। तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 की पावर एन, ठीक। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हम लिख देंगे पहले वर्ष के बाद, यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे हमें मूलधन इतना दिया गया है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिख देंगे 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मिश्र धन। 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन हमें कितना दिया गया है 10,000, तो लिखेंगे 10,000 इंटू कोष्टक का मतलब होता है गुणा 1 प्लस आर कितना दिया गया है 8% बटा 100, ठीक। पावर एन पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं इसलिए 1 लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 10,000 गुणे, अब देखिए 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 आ जाएगा, 108 बटे 100 की पावर एन पावर 1 है तो इसके पावर 1 रहेगा, 1 का मान वही होगा। अब देखिए इसको जब हल करेंगे नीचे से 2 जीरो 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब कितना आ गया इस प्रकार से 100 गुणे 108, तो गुणा करेंगे 108 का 1 में गुणा करेंगे तो 108 आएगा, और इसमें डबल जीरो है इसलिए डबल जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से आ गया 10,800 रुपये, ठीक। इसी प्रकार से हम लिख देंगे दूसरे वर्ष। अब दूसरे वर्ष के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन क्या दिया गया है 10,000, तो 10,000 लिखेंगे इंटू 1 प्लस आर का मान क्या है 8% बटे 100। अब हम निकाल रहे हैं दूसरे वर्ष का इसलिए पावर में 2 लिखेंगे, समय क्या है दूसरे वर्ष का। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10,000 गुणा, यहाँ पे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 बटे 100 आ जाएगा, तो 108 बटे 100 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मतलब हुआ 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100 2 बार। अब देखिए नीचे से 2 बार, यहाँ से 2 बार कैंसिल, ऊपर से 2 बार, ऊपर से 2 बार कैंसिल, तो कितना बचा 108 गुणा 108। 108 में 108 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं 108 गुणे 108, तो 8 अठाई 64, 64 4 आ गया, 6 बच गया, 8 शून्य 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 हो जाएगा, इस प्रकार से 6 हो गया, 8 एकम 8, यहाँ से 8 एकम 8 ये 0 हो गया, 8 दूना 16 की 6, 1 बच गया, अब ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो 1 आ गया मेरा, और 1 एकम 1, इस प्रकार से आ गया कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,664 रुपये, इतना आ गया। अब हम लोग 1 वर्ष और तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे तीसरे वर्ष के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए 10,000 1 प्लस दर वही है 8/100, अब तीसरे वर्ष का इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, समय कितना तीसरे वर्ष का। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ेंगे 108 होगा, 108/100 की पावर 3, अर्थात 108 बटे 100 3 बार, तो हम लिख देंगे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100। अब देखिए इसको हल कीजिए, यहाँ से 2 शून्य ऊपर से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कैंसिल, इस प्रकार से हमारा क्या आ गया 108 गुणा 108 गुणा 108 और बटे में 100। तो चलिए 108 इसका हम लोग हल करते हैं, कितना आता है 108 का 2 बार हमने गुणा किया कितना आया 11,664। अब इसमें 108 का हम गुणा कर देंगे, ठीक, तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा 3 बार। तो देखिए इसका गुणा करेंगे 8 चौक 32 की 2 3 आ जाएगा, 8 6 48 3 51
5, 8 छः 48, 5 53, 5 बचा, 8 एक कम 8 5 आपका हो जाएगा 13, 1 आ गया, 8 एक कम 8 1 9। ठीक, अब आगे हम 0 का गुणा करेंगे तो एक अंक हम क्रॉस कर देंगे, 0 का गुणा करेंगे तो ये सब 0 ही हो जाएंगे। ठीक, अब पुनः 2 अंक क्रॉस करेंगे, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में बारी बारी से, तो क्या आएगा 1 चौको 4, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 1 एक कम 1, 1 कम 1। अब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से 2 1, यहाँ से 3 4 7 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 9 6 15 5, 1 बचा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया 3 3 6 7, 12,59,712। ठीक, तो हम लिख देंगे 12,59,712 और बटा में क्या है 100 है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बटा में 100 है, जब 100 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 2 जीरो है इसलिए 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा बाईं तरफ, 1 अंक 2 अंक मतलब 1 के पहले दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 5 9 7.12 इतना आ जाएगा रुपए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रृंखला हमें क्या प्राप्त हो रही है, इस तरह से इनको हम एक सीरीज के रूप में लिखते हैं। तो श्रृंखला, हमें श्रृंखला क्या प्राप्त हो गई 10,008, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया 10,800, दूसरे वर्ष का 11,664, तीसरे वर्ष का 12,597.12। इस प्रकार से इसी तरह से आगे आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम यह हमें चेक करना है कि एक एपी में है या नहीं है, तो हम इसको प्रथम पद A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, इसी तरह से आगे। तो चलिए हम चेक करते हैं, A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। A2 माइनस A1, इन दोनों पदों का अंतर देखते हैं कितना आता है 11,664 माइनस 10,800। इनको घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 4 में 0 गया 4 आ जाएगा, और 6 में 0 घटाएंगे 6 आएगा, यहाँ से 6 में 8 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 8 घटाएंगे 8। अभी कितना हो गया 0, 0 में 0 गया 0, और 1 में 0 घटाएंगे 0। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 864। हम इसको लिख देते हैं अच्छी तरह से 864। अब हम ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, आप ज्ञात कीजिए, A3 में A2 घटाइए माइनस कीजिए तो कितना आता है 12,597.12 है, माइनस 11,664, तो कितना आ जाएगा दशमलव, दशमलव बाद 0 हम इसको बना सकते हैं, तो 0.12 तो यही आ जाएगा। अब 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, पहला अंक। अब दूसरा अंक 9 है, 9 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। अब 5 में 6 घटेगा नहीं तो 15 हो जाएगा, एक उधार लेंगे 15 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब एक बचा, 1 में 1 घटाएंगे 0, और 1 में 1 घटाएंगे 0, इस प्रकार से कितना आ जाएगा 933.12। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 का मान 864 आया, और A3 माइनस A2 का मान 933.12 आ रहा है। इस तरह से आगे अब ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सार्वंतर क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम लिख देंगे चूँकि यहाँ सार्वंतर D एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। अतः यह एक एपी समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रश्नों का हमने अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।